एवरीवन, वेलकम यू ऑल। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 चलिए डिस्कस करते हैं। तो इस चैप्टर में जितना कुछ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट बन सकते थे, उनको ही सिर्फ हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे बात की गई है कि रिसोर्स क्या होता है। ठीक है जी। तो रिसोर्स जो है वो कोई भी चीज़ हो सकता है अगर वो आपको आपके नीड को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, जैसे कि वाटर हो गया, आपके नीड को कैसे सेटिस्फाई करता है? आपको प्यास लगी, आपने पानी पी लिया। और इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी, बस, टेक्स्ट बुक, कुछ भी, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके वांट को, आपके नीड को सेटिस्फाई करता है, उसको रिसोर्सेज कहा जाता है। अब कोई चीज़ जो है वो रिसोर्स कैसे बने, तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि उसकी अपनी एक वैल्यू होनी चाहिए। अब ये जो वैल्यू है, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये इकोनॉमिक वैल्यू भी हो सकती है, इकोनॉमिक वैल्यू जो है ये नहीं भी हो सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें मेटल जो है, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू तो है, आप इसको बेचोगे आपको पैसा मिल जाएगा, खरीदने जाओगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन एक ब्यूटीफुल प्लेस जो है उसको देखने के लिए कोई पैसा नहीं देता है। ठीक है, मतलब अपने आप में उसकी कोई वैल्यू जो है नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये आपको सेटिस्फाई क्योंकि करता है, तो वो भी अपने आप में एक रिसोर्स है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज जो है इसके टाइप्स क्या हो सकते हैं। देखिए, रिसोर्सेज जो है ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं। या तो नेचुरल हो सकते हैं, नेचुरल मतलब कि आपका इसमें कोई भी योगदान नहीं है। ठीक है, जैसे कि वाटर हो गया, सॉइल हो गया। या फिर क्या हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकता है। ठीक है, अब ह्यूमन रिसोर्स का क्या मतलब हुआ? ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो ह्यूमन रिसोर्स है। ये पॉपुलेशन है, लेकिन पॉपुलेशन के साथ में अगर आप एबिलिटी लिखते हो, स्किल लिखते हो, तब उसको ह्यूमन रिसोर्स कहेंगे। दैट मीन्स कि ह्यूमन रिसोर्स इज इक्वल टू नंबर प्लस एबिलिटी। उसके बाद थर्ड टाइप का जो रिसोर्स आता है उसको हम कह सकते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। दैट मीन्स कि कोई नेचर में चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था, आपने क्या किया कि किसी तरीके से उसमें कुछ चेंजेस करके नया प्रोडक्ट बना दिया, उसको क्या कहते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि आपने आयरन ओर से आयरन बना डाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। तो ह्यूमन कैपिटल भी नाम से क्लियर है कि आपकी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो स्किल्ड है। ठीक है, उसको क्या कहोगे आप? उसको ह्यूमन कैपिटल कहोगे। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो आपकी पॉपुलेशन जो है उसको भी हम रिसोर्स कह सकते हैं। उसके लिए कंडीशन आपके पास है। ठीक है, वो कंडीशन अगर फुलफिल हो जाता है तो पॉपुलेशन को भी आप रिसोर्स कहोगे, और वो कौन सा रिसोर्स कहलाता है? उसको आप ह्यूमन रिसोर्स कहते हो। ठीक है जी। अब यही जो आपका ह्यूमन कैपिटल है, इसको और इम्प्रूवमेंट करते हो आप। ठीक है, उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी देते हो। ठीक है, और उनका स्किल इम्प्रूवमेंट जो है आप करवाते हो। तो इस तरीके से क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। और ह्यूमन कैपिटल का जहाँ तक सवाल है तो ये सुपीरियर है दूसरे और तरीके के जो जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उन सभी में सुपीरियर है। ये सुपीरियर क्यों है? क्योंकि जो दूसरे और रिसोर्सेज है, जैसे कि लैंड रिसोर्सेज की अगर हम बात कर लें, तो लैंड रिसोर्सेज अपने आप में तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है जब तक कि ह्यूमन जो है उसको इफेक्टिवली इस्तेमाल ना करें। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल जो अपने आप में सुपीरियर है दूसरे अगर रिसोर्सेज के कंपैरेटिवली हम बात करें तो। फिर यहाँ पे एक टाइम पीरियड था जब आपकी पॉपुलेशन थी, उसको हम एक ऐसा लाइबिलिटी लेके चला करते थे कि एक बोझ ही है पॉपुलेशन जो है। लेकिन अगर आप पॉपुलेशन को लाइबिलिटी ना होके इसको अगर एसेट बनाना चाहते हो तो आपको कुछ यहाँ पे स्टेप लेने पड़ेंगे। स्टेप किस तरीके के लेने आपको पड़ेंगे? आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा एजुकेशन पे, आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा हेल्थ पे। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो पॉपुलेशन है वो लायबिलिटी नहीं रहेगी, वो आपकी एसेट बन जाएगी। ठीक है, टोटल प्रोडक्टिविटी की जब बात आती है तो ये ग्रोथ रेट जो है ये उसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि क्या टोटल प्रोडक्टिविटी जो है, टोटल प्रोडक्टिविटी ऐड टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी और नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। टोटल प्रोडक्टिविटी जो है दिस ऐड टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। अब इस चैप्टर में बात की गई थी 3 सेक्टर्स जो है आपके इकोनॉमी के उसकी। तो 3 सेक्टर्स हमारे इकोनॉमी के कौन से हैं? प्राइमरी सेक्टर इज देयर, सेकेंडरी सेक्टर इज देयर एंड टर्शियरी सेक्टर इज देयर। तो प्राइमरी सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बात किसकी की जाती है? यहाँ पे बात की जाती है एग्रीकल्चर की और उसके जो एलाइड एक्टिविटीज़ है उसकी बात की जाती है। सेकेंडरी सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। टर्शियरी सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, कम्युनिकेशन की, बैंकिंग की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस, तो इन सभी की बात करते हैं। देखिए, अब ये सर्विसेज सेक्टर के जितने यहाँ पे कंपोनेंट है वो आपने याद कर लेना है।
ठीक है, कि डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, वेदर इट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ टर्शियरी सेक्टर और नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से जो कंपोनेंट्स है आपने उसको याद कर लेना है। ठीक है जी, और ये सब कुछ जो है मतलब कि प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शियरी सेक्टर्स में जो कुछ भी होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसको मार्केट एक्टिविटीज़ भी कह दिया जाता है। तो मार्केट एक्टिविटीज़ में बेसिकली होता क्या है, मार्केट एक्टिविटी में क्या होता है कि एक बंदा काम कर रहा है, काम के बदले उसको पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको मार्केट एक्टिविटीज़ में देखने को मिलता है, एक खास इसका फीचर। ठीक है जी, चलिए तो अब ये नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होगा। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पे एक्टिविटी तो होती है लेकिन वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाता है। इस पर भी डायरेक्टली मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ जो है उसका जो बेस्ट डेफिनेशन है वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो आपने ये कहना है कि नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ जो है दीज आर दी प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है जी, चलिए तो इंडिया की अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकली कल्चरली इसके बहुत से रीज़न हैं। हिस्टोरिक रीज़न है, कल्चर रीज़न है, जिसके चलते इंडिया में आपको डिवीज़न ऑफ लेबर देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि कुछ काम जो है विमेंस करेगी घर के, कुछ काम जो है वो मेन करेंगे। ठीक है, इसको डिवीज़न ऑफ लेबर कहा जाता है। अब देखिए क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है ये किस पे डिपेंड करेगी। जाहिर सी बात है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है डिपेंड करेगा लिटरेसी रेट पे, ये डिपेंड करेगा हेल्थ पे, ये डिपेंड करता है स्किल पे। ठीक है, अगर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन आपके कंट्री की है तो ऑफकोर्स आपका जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज करेगा। अब ये जो सेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नंबर्स की बात की गई है, डेटा की बात की गई है, डायरेक्टली क्वेश्चन इस पे बनता है। सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि परसेंटेज ऑफ बजट जो है एजुकेशन पे इंडिया अभी के टाइम में कितना खर्च कर रहा है। ठीक है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। लिटरेसी रेट की बात की गई इस चैप्टर में कि कैसे 1951 में आपको लिटरेसी रेट जो है 18% इंडिया का देखने को मिलता है, जो कि अब बढ़ के अगर हम 2010-11 की बात करें तो ये 74% हो गया है। अब आपने एक और एक्स्ट्रा स्टडी ये करना है कि आपने एक ट्रेंड जो है उसका एनालिसिस करना है कि जो लिटरेसी रेट है गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में, ठीक है, उसमें कितना गैप है, और लिटरेसी रेट का जो गैप है अर्बन और रूरल एरियाज़ में है वो कितना देखने को मिल रहा है, और ये जो लिटरेसी रेट है, ठीक है, अमंग दी स्टेट्स जो है ये कितना आपको लिटरेसी गैप जो है देखने को मिल रहा है। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि लिटरेसी रेट जो है किस स्टेट का सबसे ज़्यादा है। सर्व शिक्षा अभियान की बात की गई है। सर्व शिक्षा अभियान जो है उसके तहत यहाँ पे क्या टारगेट रखा गया था कि हमने जो एज ग्रुप के बच्चे हैं 6 से 14 उनको हमने यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो हमने प्रोवाइड करनी है। तो ये एक टारगेट है सर्व शिक्षा अभियान का। ठीक उसी तरीके से हमने 12th 5 ईयर प्लान जो था उसमें कुछ टारगेट रखा था, अपने वीडियो पोस्ट करके यहाँ पे देख लेना है। ये भी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि 12th 5 ईयर प्लान जो था उसके तहत हमने क्या टारगेट सेट किया था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की डेफिनेशन की यहाँ पे बात की गई इस चैप्टर में कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो बेसिकली क्या होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है डेथ ऑफ चाइल्ड अंडर 1 ईयर। ठीक है, तो उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। यहाँ पे एक डेटा दिया गया है कि कैसे 1951 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो थी वो थी 147, मतलब कि 1000, आई थिंक ये 1000 नहीं होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन आपने गूगल करना है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कितने बेबीज़ जब जन्म लेते हैं उसके पीछे देखा जाता है। ठीक है, वेदर इट इज़ 1000 और 1 लाख। ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो थी इंडिया की 1951 में वो थी 147, जो कि घट के कितनी हो जाती है 40 2013 में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए यहाँ पे क्लैपिंग बनती है। क्लैपिंग किस लिए बनती है, क्योंकि आप देख सकते हो ये कितनी बड़ी छलांग हमने हेल्थ सेक्टर में लगाई है। ठीक है, और ठीक इसी तरीके से यहाँ पे बर्थ रेट जो है उसको डिफाइन यहाँ पे किया गया है कि इसका क्या मतलब होता है। बर्थ रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ बेबीज़ बोर्न देयर ऑफ एवरी 1000 पीपल। ठीक है, तो 1000 की जो पॉपुलेशन है, एक टाइम पीरियड आप रख सकते हो कोई भी 1 साल मान लीजिए, तो उस टाइम पीरियड के दौरान में 1000 पॉपुलेशन के पीछे, ठीक है, कितने बेबीज़ ने जन्म लिया उसको बर्थ रेट कहते हैं। तो आप देखते हो कि 2013 में इसका जो रेट है वो है 21.5%। दैट मीन्स कि हर 1000 पॉपुलेशन के बीच में आपको 21 न्यू बेबीज़ लगभग देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, चलिए डेथ रेट जो था 2013 में अभी देखने को मिला आपको 7, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा नंबर है, क्योंकि 51 में जो डेथ रेट जो है इससे तो कंपैरेटिवली कहीं ज़्यादा ही होगा। तो अब यहाँ पे इस चैप्टर में एम्प्लॉयमेंट की जो डेफिनेशन है उसको भी डिफाइन किया गया है
कि एम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या होता है। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि काम करने की इच्छा है लोगों को प्रिवेलिंग वेज रेट पे, चाहे कोई भी वेज रेट हो, 50 रुपये हो, 100 रुपीज़ हो, 150 रुपीज़ हो, लोग काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, उनको काम मिल रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा कि प्रिवेलिंग वेज रेट पे लोग जो है वो काम करना चाहते हैं लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इजी स्टेटमेंट है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत इसमें नहीं है। ओके, तो यहाँ पे एक और बात की गई है कि जो वर्किंग फोर्स जो है या फिर वर्क फोर्स पॉपुलेशन है वो क्या होता है। तो यहाँ पे बतलाया गया है कि वर्क फोर्स पॉपुलेशन जो है वो होती है आपकी 15 साल से लेके 59 ईयर्स की एज ग्रुप, ठीक है, उसको आप वर्क फोर्स पॉपुलेशन कहते हो। तो अब जाहिर सी बात है इसमें जो आपके ओल्ड एज पीपल है 59 ईयर्स के बाद वाले और जो आपके चिल्ड्रंस हैं 15 से नीचे वाले, उसको आप वर्क फोर्स की पॉपुलेशन में इंक्लूड नहीं कर सकते हो। ये भी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है बन सकता है कि वर्क फोर्स पॉपुलेशन की डेफिनेशन जो है वो इंडिया में किस तरीके की है। अगर रूरल एरियाज़ की बात करें और अर्बन एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके के आपको अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो देखने को मिलता है। रूरल एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। अगली स्टेटमेंट में, अगली स्लाइड में हम समझेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। ठीक उसी तरीके से अर्बन एरियाज़ में आपको एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है, इसको भी अब अगली स्लाइड में समझेंगे। फिर इस चैप्टर में ही बात की गई कि ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि किन किन सेक्टर में कितने परसेंटेज लोग जो है एंगेज्ड है, जो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इंडिया की बात करें डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो लोग एंगेज्ड है किसी एक्टिविटी में तो वो है आपका प्राइमरी सेक्टर, दूसरे नंबर पे आता है टर्शियरी सेक्टर और तीसरे पे आता है सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है आपने याद रखना है, डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन बन सकता है। अब हम देखते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या होता है। तो नाम से स्पष्ट है सीजनल एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जब तक आपके काम का सीज़न चल रहा था आपको काम मिलता गया, जैसे ही सीज़न ख़त्म हो गया आपका काम बंद हो गया। जैसे कि आइसक्रीम की रेडी गर्मियों में जो लोग लगाते हैं, जैसे ही सर्दियाँ आ गई आपका काम ख़त्म। तो इस तरीके से आप सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को समझ सकते हो। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे एक्चुअल नंबर्स जो है, ठीक है, वो जितना होना चाहिए उतना है नहीं, उससे ज़्यादा लोग एंगेज है किसी काम में। सीधी भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए किसी काम को करने के लिए सिर्फ 5 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ पे कितने लोग लगे हुए हैं? 10 लोग लगे हैं, ठीक है। मतलब कि 5 लोगों ने मिलके भी मान लीजिए 20 किलो वहाँ पे वीट ग्रो किया, 10 बंदे मिलके भी 20 किलो ही वीट ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे मतलब कि नंबर्स इंक्रीज अगर आप करते हो लेबर का तो प्रोडक्शन में कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? उसको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, इस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा आपको फैमिली में, ठीक है। एक फैमिली मेम्बर जो है कहीं और कहीं काम नहीं मिल रहा है उसको, तो घर का ही काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से रूरल एरियाज़ में डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखने को मिलता है। अभी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो नाम से स्पष्ट है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़े लिखे लोगों को जब रोज़गार नहीं मिलेगा तो उसको एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलता है? अर्बन एरियाज़ में आपको देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे कुछ 2 स्टेटमेंट्स जो है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हिंट दे रहा है कि आपकी इकॉनमी जो है वो डिप्रेशन की तरफ जा रही है। और अगर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिल रहा है तो फिर आपके माइंड में ये बात क्लिक करनी चाहिए कि हाँ जी, जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड लोग हैं उसको वहाँ से उठा के कहाँ पे आपने ट्रांसफ़र करना है? जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र करना है। और इसी की बात तो लिविस की जो थ्योरी है इसमें की जाती है। तो इस तरीके से हम इस टॉपिक के अंत में आ चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।